अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है जी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज। हम आज एटॉमिक की जो थ्योरीज है वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एक हाइपोथेसिस जिसका नाम है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के ऊपर हम स्पेशली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आपका हर एक सवाल इस टॉपिक के बारे में क्लियर होने वाला है। और अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले जी हम बात करते हैं मैक्स प्लांक्स की। 1900 के अंदर उसने क्या दिया है, इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी इस पे बहुत सारी बात कर ली है। आपने अगर इसको बहुत और ज़्यादा क्लियरली पढ़ना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जो है ना आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसका हिंट देता चलूँ कि मैक्स प्लांक ने क्या किया जी 1900 में क्वांटम थ्योरी जो दी थी, एक उसने थ्योरी दी थी, उसमें उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि लाइट ट्रेवल डिसकंटिन्यूसली इन अ पैकेट कॉल्ड फोटोन and energy of each packet is equal to hv, h max Planck's constant है and v is the frequency। तो जी 1900 के अंदर मैक्स प्लांक ने जी एक क्वांटम थ्योरी दी थी। उसने कहा था कि लाइट जो है वो जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर काम कर रहा था, और उसने कहा कि जो लाइट है वो किसी भी सोर्स से, यानी ऐसी चीज़ जहाँ से लाइट पैदा हो रही है या लाइट उसमें से निकल रही है या लाइट उसमें जज़ब हो रही है, वो कंटिन्यूसली वेव की सूरत में नहीं, वेव की सूरत में क्या करता है, नहीं जाती, बल्कि वो एक पैकेट्स में, यानी पैकेट्स होते हैं अलग अलग, यानी वो डिसकंटिन्यूस, यानी कंटिन्यूसली नहीं जाएगी, वो डिसकंटिन्यूसली जाएगी, यानी पैकेट्स में जाएगी। और उसने एक पैकेट को क्या कहा जी, फोटोन कहा। और उस एक पैकेट की जो वैल्यू थी वो क्या थी जी, E इज इक्वल टू एच वी थी। इसमें E क्या है, वो एनर्जी है, यानी उसकी एनर्जी जो उस पैकेट की थी वो H जो है प्लांक्स कांस्टेंट, उसने उसकी वैल्यू भी दी थी, और v इज़ द फ्रीक्वेंसी दी थी। ठीक है जी, इसने ये जब थ्योरी दे दी तो उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जी अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये आप देख रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो था उसने मैक्स प्लांक्स का कॉन्सेप्ट जो था, यानी एनर्जी जो है वो क्वांटा की सूरत में आती है, एनर्जी पैकेट की सूरत में आती है, एनर्जी पैकेट की फोटोन की सूरत में किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है। इसको एक्सेप्ट करते हुए कहा कि भाई हाँ, इसकी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। और इसी थ्योरी के बेस पे उसने जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर दिखाया। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, आइंस्टाइन ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने कहा कि जब भी हम किसी भी तेज़ लाइट को, यानी बहुत हाई एनर्जी रोशनी को किसी भी मेटल के प्लेट के ऊपर हम बम्बार्ड करेंगे, लगाएंगे, तो वो क्या करेगा जी, वो उसमें से, उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। ठीक है जी, उस मेटल्स में क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो इससे उसने कहा कि जो भी आपकी, इसका मकसद क्या था, उसने कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल की सूरत में आती है। लाइट किसकी सूरत में आती है जी, पार्टिकल की सूरत में आती है। लाइट आपकी पार्टिकल की सूरत में आती है, यानी फोटोन की सूरत में लाइट आती है। लाइट वेव की सूरत में अगर आती तो क्या होता, तो उस मेटल के प्लेट से इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं निकलते। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैक्स प्लांक की थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि भाई मैक्स प्लांक की थ्योरी बिल्कुल ठीक है। और अगर लाइट फोटोन की सूरत में, क्वांटा की सूरत में, या लाइट जो है एनर्जी की पैकेट्स की सूरत में आती है तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। वही उनमें क्या होगा जी, उसमें मोमेंटम होगा, और जब मोमेंटम होगा तो क्या होगा, मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड मैक्स प्लांक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, the ejection of electron from a certain metals when exposed to light, Einstein postulated the existence of what
today we call photon particles of light with a particular energy is equal to hv। तो यानी मैक्स प्लैंक की जो इसने जो एक थ्योरी दी थी कि लाइट जो है वो तो एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी किसी भी सोर्स से, तो वो कैसे होगी जी, वो फोटोन की सूरत में होगी और हर फोटोन हर पैकेट की वैल्यू E इक्वल टू एच वी होगी। तो आइंस्टाइन ने इस बात को दुरुस्त साबित कर दिया कि भाई मैक्स प्लैंक जो भी बात कर रहा है वो सही कर रहा है, और उसी मैक्स प्लैंक की थ्योरी को इस्तेमाल करके इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कर दिखाया। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं जी। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, अच्छा इसमें एक चीज़ यहाँ पे आप ये गौर से देख लेना, आप अपने इस बात पे ज़रा गौर करना कि इससे पहले न्यूटन ये कह चुके थे कि जो रोशनी है यानी जो लाइट है वो वेव की सूरत में क्या करती है, सफ़र करती है, यानी वो कंटिन्यूसली वेव की सूरत में सफ़र करती है। आइंस्टाइन जो न्यूटन है वो पहले ये कह चुके थे कि लाइट जो है वो वेव की सूरत में जाती है, पार्टिकल की सूरत में यानी ज़र्रे की सूरत में लाइट ज़र्रों में जाती है, इसका पहले कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन ने एक बात कर दी कि जो लाइट है वो पार्टिकल की सूरत में जाता है, यानी फोटोन एक पार्टिकल एक ज़र्रा है, एक एनर्जी है, उसका E इक्वल टू एच वी के बराबर है। तो यहाँ से फिर उस बात पे स्टैंप लगा दिया आइंस्टाइन ने, और उसने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करके ये बात साबित कर दी कि मैक्स प्लैंक जो बात कह रहा है कि रोशनी जो है वो पैकेट्स की सूरत में आती है, मतलब उसका मोमेंटम भी है, वो पार्टिकल की सूरत में आती है, उसका एक मोमेंटम भी है। वो जब किसी मेटल के प्लेट से टकराएगा तो वो क्या करेगा, उसमें एक मोमेंटम होगा, और मोमेंटम टकराते वक्त क्या करेगा जी, उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ जी, फिर 1801 के अंदर एक फिजिस्ट जो कि फिजिक्स वाला था इंग्लैंड का, उसका नाम थॉमस यंग था, ये है जी थॉमस यंग था, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट दैट शोज दैट लाइट बिहेव एज वेव। यानी 1801 में थॉमस यंग ने ये करके दिखाया कि लाइट जो है वो तो वेव की तरह बिहेव करती है। उसने क्या किया जी, ही पास अ बीम ऑफ अ लाइट थ्रू अ टू थिन पैरेलल स्लिट। उसने दो पैरेलल स्लिट लिए, यानी दो एक जो है स्लिट लिए। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये देखें जी, ये एक्सपेरिमेंट है, ये देखें जी। उसने ये डबल स्लिट है। स्लिट का मतलब होता है कि एक उसने सुराख कर दी, एक यानी एक पेज सा लेके या मेटल का एक प्लेट लेके उसके अंदर उसने दो सुराख कर दी, जिसको हम डबल स्लिट्स कहते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से फिर उन्होंने क्या किया जी, यहाँ से रोशनी को इसके ऊपर लगाया। जब रोशनी को लगाया तो क्या हुआ जी, स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे इंटरफेरेंस का पैटर्न नज़र आया। अब ये इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि जब यहाँ से रोशनी यहाँ से गई तो इस प्लेट्स अगर ये पार्टिकल की सूरत में हरकत करती तो इस दायरे से इस सुराख से जो स्लिट है इससे ये गुज़र के यहाँ पे क्या बनाती जी, यहाँ पर ये जस्ट दो जो है वो ब्राइट क्या बनाती, पैटर्न बनाती। लेकिन लाइट जब यहाँ से गई तो क्या हुआ जी, क्योंकि वो वेव की सूरत में गई और कहीं पर वेव क्या हो गए, आपस में टकरा के इन्होंने बैंड बना दिए, और कहीं पे वेव ने एक दूसरे को काट के यहाँ पे डार्क बैंड बना दिए। यानी यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे चार किस्म के बैंड बन गए। बनना तो सिर्फ दो का चाहिए था, लेकिन इस स्क्रीन पे जो बैंड बने वो चार किस्म के बने। यानी यहाँ पे इंटरफेरेंस हो गई, यानी यहाँ पे जो वेव थे, यानी अगर ये पार्टिकल्स के अंदर लाइट जाती तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता, दो ब्राइट बैंड बनने चाहिए थे। लेकिन उसने कहा कि भाई ये जो रोशनी है ये तो वेव की सूरत में हरकत कर रही है। यानी इंटरफेरेंस ने ये कंफर्म कर दिया, इंटरफेरेंस जो पैटर्न यहाँ पे बने, यहाँ पे आपके डार्क बैंड बने, दो डार्क बैंड बने और दो ब्राइट बैंड बने, उससे ये कंफर्म हो गया कि लाइट जो है वो तो वेव की सूरत में हरकत करती है। तो ये मसला यहाँ पर इस तरह से आ गया। हम इसको पढ़ते हैं फिर से। यानी थॉमस यंग ने क्या किया जी, ये जो मैंने आपको पीछे एक्सपेरिमेंट बताया है कि लाइट बिहेव एज अ वेव, उसने कहा कि लाइट तो बिहेव एज वेव करता है। कैसे आपने बोल दिया, कैसे आइंस्टाइन और मैक्स प्लैंक कह रहे हैं कि ये तो आपका पार्टिकल है। ही पास अ बीम ऑफ लाइट थ्रू टू थिन पैरेलल स्लिट। उसने दो बारीक स्लिट्स से जो पैरेलल थे, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल थे, उसने क्या देखा जी, उसने जब उसमें से गुजारा तो अल्टरनेटिव
ब्राइट एंड डार्क बैंड्स अपेयर ऑन वाइट स्क्रीन। जो वाइट स्क्रीन मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पे क्या बने, अल्टरनेटिव डार्क और क्या हो गए जी, एक ब्राइट बनी ने चमकदार और एक बिल्कुल ब्लैक काला बैंड्स बन गई, पट्टियां बन गई एक वाइट स्क्रीन पे सम डिस्टेंस के ऊपर बन गई फ्रॉम अ स्लिट्स। तो यंग ने क्या कहा, यंग ने कहा दैट इफ लाइट वर मेड अ पार्टिकल एज न्यूटन सजेस्ट, अगर उसने कहा कि अगर लाइट जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है जैसे न्यूटन ने बोला है, तो ओनली 2 ब्राइट बैंड ऑफ द लाइट वुड बी प्रोजेक्टेड ऑन द वाइट सरफेस। तो उसने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि उस स्लिट के ऊपर सिर्फ 2 ब्राइट लाइंस बनने चाहिए थे, बैंड्स बनने चाहिए थे, लेकिन द ब्राइट एंड डार्क बैंड, एक ब्राइट बैंड बना है, दूसरा डार्क बैंड बन गया है। तो ये हमें क्या बताता है कि स्लिट्स वर काजिंग लाइट वेव टू इंटरफेयर, यानी जो स्लिट्स हैं उसमें से जब लाइट गुजर रही थी तो वो लाइट वेव की वजह से इंटरफेयर हुए एक दूसरे से, यानी लाइट के वेव क्या हुए, एक दूसरे के साथ मिल गए। ठीक है जी। समटाइम दिस इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव, कब जब वो एक साथ मिल गए तो मिलने के साथ क्या हो गया जी, वेव जो है उसकी एक दूसरे को उन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे की एनर्जी को ज़्यादा कर दिया। तो इस तरह उन्होंने कॉन्स्ट्रक्टिव जो है इंटरफेरेंस बनाया एंड द लाइट वेव एड टुगेदर टू क्रिएट अ ब्राइट पैच। ठीक है जी। समटाइम द इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव एंड द रिजल्ट इन द लाइट वेव कैंसलिंग ईच अदर आउट क्रिएटिंग द डार्क पैच ऑन द स्क्रीन। तो जब लाइट गई वेव की सूरत में गई तो कहीं पे वेव ने एक दूसरे को क्या कर दिया जी, काट दिया, कैंसिल कर दिया, तो वहाँ पे डार्क बैंड बन गया। कहीं पे वेव ने क्या कर दिया, एक दूसरे को कॉन्स्ट्रैक्ट कर दिया, यानी वेव आपस में मिलके एक और चमकदार क्या बन गई जी, रोशनी बन गई। तो इस तरह के ब्राइट और डार्क बैंड बनने की वजह से यंग ने ये बता दिया कि लाइट जो है वेव की सूरत में जाती है जी। न्यूटन तो कहते थे और मैक्स प्लांक्स ने और आइंस्टाइन ने भी तो कहा कि ये तो पार्टिकल्स की सूरत में है। तो अब इसने कहा कि मैंने तो ये कर दिखाया है, तो बात और भी संजीदा हो गई, यानी लाइट जो है वो तो वेव की सूरत में, थॉमस यंग ने ये बात बता दी कि लाइट तो वेव की सूरत में जाती है। उसने अपने डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न से ये बात बता दी। ठीक है जी। तो यहाँ पे कहानी क्या हो गई जी, इसका ट्विस्ट आता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूँ। उससे पहले बात ये है कि आइंस्टाइन भी उस वक़्त जब उसने मैक्स प्लांक के जो एक्सपेरिमेंट है उसको जब एक्सेप्ट किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उसने जो भी अपना जो इफेक्ट था उसने कर दिखाया, उसमें उसने एक वहाँ उस टाइम उसने एक इक्वेशन दी थी, बहुत फेमस इक्वेशन है, E = mc²। ये आइंस्टाइन ने इक्वेशन भी दी थी। इट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस इक्वेशन। ये बहुत ही दुनिया की मशहूर इक्वेशन है। हम इसको समझते हैं बहुत आसानी से, बट व्हाट डज इट रियली मीन, इसका मतलब क्या है आपको ये भी मैं समझाना चाहता हूँ। एनर्जी इक्वल्स मास टाइम्स द स्पीड ऑफ द लाइट स्क्वायर्ड, यानी इसका मकसद अगर आप ये समझना चाहते हो तो आइंस्टाइन ने ये बताया, ई जो है, जो एनर्जी है, यानी लाइट की जो एनर्जी है, हम यहाँ पे जो एनर्जी बात कर रहे हैं ये लाइट की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो उसने कहा कि जो E = mc² है जी, इसमें जो E है ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी है, यानी जो लाइट है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप सबको पता है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये किसके बराबर है जी, ये अगर किसी भी मास को अगर आप लाइट की स्पीड के स्क्वायर आप उसको ट्रेवल करवा दो तो वो एनर्जी बन जाएगी। तो इसका अगर एक साफ मकसद ये है कि अगर आप इस इक्वेशन का मतलब क्या है, एनर्जी एंड मास आर इंटरचेंज। इसका मतलब है कि एनर्जी और मास जो है एक ही सिक्के के दो तरफ हैं। अगर आप मास को रोशनी की जो स्पीड है उसके स्क्वायर की तरह आप उसको फेंक दोगे या उसको कहीं पे आप उसको ट्रेवल करवा दोगे तो वो मास नहीं रहेगा, वो एनर्जी बन जाएगा। और इसी तरह जो मास है वो एनर्जी में चेंज हो सकता है। तो ये बहुत ही फेमस इक्वेशन आइंस्टाइन ने ये बात कर दी थी, E = mc² से। तो उस वक़्त इसको हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी हम कह सकते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दे के दुनिया को हैरान कर दिया था। और इसको ये एक हाइपोथेसिस था। एक चीज़ याद रखना कि इसको हम
ये हाइपोथेटिकली हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में हम इसको ये मिसाल हम इसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आइंस्टाइन ने ये हाइपोथेसिस दिया था, ये इक्वेशन दे दी थी कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, ये इंटरचेंजेबल हैं, यानी ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ठीक है जी, दे आर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम थिंग। तो ये इक्वेशन उस वक़्त आइंस्टाइन ने दे दी थी। उम्मीद है आपको आइंस्टाइन की बात भी समझ में आ गई होगी। मैं आपको रियली एक बात ये आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक हाइपोथेटिकली, ये एक अंदाज़ा था उसका, एक गैस था उसका, ये जो इक्वेशन उसने दिया है, इसको अभी तक प्रैक्टिकली ना तो अप्रूव किया जा सकता है और ना ही इसको प्रैक्टिकली डिसअप्रूव किया जा सकता है। इसका सबसे आसान मकसद ही यही है कि लाइट जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी भी सोर्स से जो लाइट आ रही है, हो सकता है ये मास जो है उसको इतने स्पीड से, रोशनी के डबल स्पीड के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो एनर्जी बन जाएगी। ठीक है जी, तो यानी जो एनर्जी यहाँ पे कहीं भी पाई जा रही है दरअसल मास से बनी हुई है और इसी एनर्जी से दोबारा मास को बनाया जा सकता है, ये दूसरे में इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। ये जी इक्वेशन था आइंस्टाइन का। तो हम इस बात को जो है यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। पीछे हमने इस पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा, इस पूरे टॉपिक में हमने ये पढ़ा, सबसे पहले तो हमने ये बात बताई कि मैक्स प्लांक ने कहा कि भाई क्वांटम थ्योरी है, एनर्जी लाइट है, लाइट रोशनी जो है वो डिसकंटिन्यूसली पैकेट्स में जाती है और फोटोन जिसको हम कह सकते हैं इसको क्वांटम के अंदर उसकी एनर्जी E=hv है। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन आया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि भाई ये जो मैक्स प्लांक्स है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है और इसने इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके दिखा कि ये समझा दिया कि ये बिल्कुल सही कर रहा है और एनर्जी जो है वो बिल्कुल फोटोन की सूरत में आती है और हम उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है दरअसल इसी वजह से हुआ है। उसके बाद जी थॉमस यंग आया, थॉमस यंग ने कहा कि नहीं भाई आप जो कह रहे हैं कि ये पार्टिकल्स की सूरत में, ज़रों की सूरत में आती है, लेकिन ये तो दरअसल वेव की सूरत में आती है। ठीक है जी, उस दौरान में फिर आइंस्टाइन ने E=mc² की इक्वेशन भी दी थी। लेकिन अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक के ऊपर जो है आपका डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। ठीक है जी, अच्छा जी, डी ब्रॉगले ने क्या किया, ये पीछे जो सारी थ्योरी है यहाँ पे आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। इन द ईयर ऑफ 1900 मैक्स प्लांक्स प्रपोज क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन एंड एनर्जी इन फोटोन E=hv एज अ क्वांटम थ्योरी। दिस क्वांटम थ्योरी एक्सेप्टेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905 एंड प्रपोज रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड एनर्जी टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी, इसने E=mc² अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बता दिया और उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी हमें करके दिखा के कहा कि भाई ये मैक्स प्लैंक बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलें तो आगे चलने पे डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस जो है ये आपका नंबर 1 आ जाता है जी। मॉडर्न आपका जो एटॉमिक हाइपोथेसिस है जिसमें डी ब्रॉगले है उसको हमने आप पढ़ना है। पहले तो हमने इसकी सारी हिस्ट्री पढ़ ली कि ये डी ब्रॉगले, अब डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस पे हम बात करते हैं। अच्छा जी, इन 1923 क्या हुआ जी, 1923 के अंदर लुइस डी ब्रॉगले एक्सटेंडेड द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो बात तो पीछे यही साबित हो गई कि यंग्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया इंटरफेरेंस का, उसने कहा कि भाई रोशनी तो वेव की सूरत में जाती है, और आइंस्टाइन हुआ, मैक्स प्लैंक हुआ और न्यूटन ने कहा कि पार्टिकल की सूरत में जाती है। तो फिर डी ब्रॉगले ने कहा कि भाई दरअसल में क्या होता है, 1923 में उसने कहा कि ये जो आप बात कर रहे हो कि लाइट वेव की सूरत में भी जाती है, लाइट जो है वो पार्टिकल की सूरत में भी जाती है, तो दरअसल में जो उसने इस चीज़ को इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ दिया, यानी जो वेव पार्टिकल की जो दोहरियत थी, हम रोशनी को वेव भी मान रहे थे, रोशनी को पार्टिकल भी मान रहे थे, और बहुत एक्सपेरिमेंट से ये साबित भी हो चुका था। तो उसने इस चीज़ को किसके साथ जोड़ दिया, उसने जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि हम तो यहाँ पे डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक हाइपोथेसिस है। और उसने क्या किया जी, उसने प्रोपोज किया हाइपोथेसिस। क्या हाइपोथेसिस किया, उसने कहा कि ऑल मैटर हैज़ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर ऑफ द wave nature at subatomic
सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है जी, उसका हाइपोथेसिस ज़रा गौर से सुनिएगा। डी ब्रॉगली ने कहा कि मैं बड़ों चीज़ों की बात नहीं कर रहा है, बड़े बड़े चीज़ों की बात नहीं कर रहा, यानी मैं मैक्रोस्कोपिक चीज़ों की बात नहीं कर रहा, गाड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं यानी मैं कि बॉल की बात नहीं कर रहा कि अगर वो चलेगी तो वो वेव भी बनेगी और पार्टिकल भी बनेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ सब माइक्रोस्कोपिक लेवल की। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के लेवल की, यानी बहुत ऐसी चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो मुझे आँख से नज़र नहीं आते, सबको आँखों नज़र नहीं आते, हम उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। मैं ऐसी चीज़ों के बारे में एक हाइपोथेसिस देने जा रहा हूँ और वो हाइपोथेसिस है कि जो तमाम मैटर हैं, कौन से वाले जी? सब माइक्रोस्कोपिक लेवल वाले, यानी वो मैटर जो कि हम अपनी आंख से नहीं दे सकते, वो तमाम मैटर वो पार्टिकल के सूरत में भी सफ़र कर सकते हैं, यानी वो बिहेव करते हैं पार्टिकल ज़र्रों की सूरत में भी और वेव की सूरत में भी हरकत करते हैं। तो ये था जी डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने क्या किया, फिर आगे देखें, डी ब्रॉगली ने एक बहुत अच्छा काम किया। उसने क्या कर दिया जी, कंबाइन कर दिया आइंस्टाइन और मैक्स प्लैंक के जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का, जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आपको पता है, E इज इक्वल टू एच वी तो मैक्स प्लैंक ने दिया था। ठीक है जी, जहाँ पे E एनर्जी था, H जो था वो H कांस्टेंट था मैक्स प्लैंक का, V फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थी। इसने कंबाइन कर दिया आइंस्टाइन की E बहुत फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को और किसको जी, और मैक्स प्लैंक के दोनों इक्वेशन को एक साथ रख दिया। कैसे, यहाँ पे देखें, आपको मैक्स प्लैंक का इक्वेशन याद है, E इज इक्वल टू एच वी और आपको आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन भी याद है जिसने हाइपोथेटिकली एक बात की थी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के एनर्जी जो है उस मास में चेंज किया जा सकता है, मास को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। एक इक्वेशन था जिसमें E भी एनर्जी था और M मास था और C इज द स्पीड ऑफ लाइट। C क्या है जी, स्पीड ऑफ लाइट है, M मास है, E एनर्जी है। तो देन E इज इक्वल टू एच वी, एक ये इक्वेशन, और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इस इक्वेशन को इसने कंबाइन कर दिया। आपको पता है दोनों इक्वेशन एनर्जी की हैं, E इज इक्वल टू एच वी और E इज इक्वल टू एम सी। तो ये E और E को रख दिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया, एच वी और एम सी स्क्वायर को इसने इक्वल रख दिया। ठीक है जी, फिर इसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करके इस पूरे प्रोसेस को हल किया और आखिर में इसने क्या निकाला जी, इसने निकाला यहाँ पे आप देख सकते हैं एच वी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। उसके बाद जो V है यानी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है जी, फ्रीक्वेंसी बराबर है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लिम्टा। ठीक है जी, तो इस V की जगह इसने ये पुट कर दिया, C अपॉन लिम्टा पुट कर दिया, तो ये एच वी किसके बराबर हो गया, एच सी डिवाइडेड बाय लिम्टा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। उसके बाद इसने क्या किया जी, यहाँ पे इसने लिम्टा को निकाला बाहर, ये आप देख रहे हैं लिम्टा बाहर निकल गया, इज इक्वल टू, और यहाँ पे H जो है वो क्या कर रहा है जी, H जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, H डिवाइडेड बाय C। ठीक है जी, तो इसमें क्या हुआ, एम सी स्क्वायर के नीचे क्या आ गया जी, यानी लिम्टा को यहाँ पे ये क्या कर रहा है जी, लिम्टा को बाहर निकाल के एच सी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा जी, डिवाइड करेगा। ठीक है जी, तो इस तरह इसने लास्ट में क्या निकाला, और एम सी किसके बराबर है, एम सी या पी इज इक्वल टू एम ई मोमेंटम के बराबर है। तो इस तरह इसने एक इक्वेशन आखिर में बनाया जो कि है लिम्टा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इसने इस इक्वेशन से क्या बना दिया, इसने इस इक्वेशन से ये बताया कि आप इस इक्वेशन के ज़रिए इलेक्ट्रॉन की, स्पेशली इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक्ट करता है एज अ पार्टिकल, एज अ ज़र्रे के तौर पे एक्ट करता है, तो उसका मोमेंटम आप निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, या अगर ये P जो है ये मोमेंटम है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव भी एसोसिएट है और उस वेव की कोई वेवलेंथ भी होगी, तो आप इसी लिम्टा के ज़रिए उसकी वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो कंक्लूड आखिर में हम ये करना चाहते हैं कि डी ब्रॉगली ने ये कहा
कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्यूअल नेचर है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के तौर पे भी एक्ट करता है और वेव की तरह भी एक्ट करता है। फर्दर देखिएगा, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन देखें बिल्कुल पार्टिकल में गोल घूम रहा है, घूम तो रहा है एज अ जर्रे की तरह भी घूम रहा है, लेकिन साथ साथ उसके वेव भी एसोसिएट है, साथ साथ उसके साथ वेव भी बन रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन वेव हो गया और ये जो गोल गोल आपको दायरा नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन एज अ जर्रे की तरफ हरकत कर रहा है। तो द वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल is quantified by the de Broglie wavelength defined as the lambda is equal to h upon p where p is the momentum of the particle। ठीक है जी, जब वो हम पार्टिकल के तौर पे उसको कहेंगे तो उसका मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द de Broglie, a light or any other electromagnetic wave can also exhibit the properties of particle. Similarly, a particle should also exhibit the property of a wave and those two nature are interchangeable। तो आखिर में de Broglie ने एक और चीज़ भी बता दी, उसने कहा कि एक रोशनी या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, कोई भी ऐसा वेव या रोशनी जो है वो क्या करती है जी, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ रखती है, यानी पार्टिकल के तौर पे भी एक्ट करती है और एक वेव की सूरत में भी एक्ट करती है, यानी दोनों इंटरचेंजेबल हैं, ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये जो पीछे झगड़ा था आइंस्टाइन का न्यूटन का, ये सॉल्व कर दिया de Broglie ने एक एटॉमिक हाइपोथेसिस देके, जिसको हम कहते हैं de Broglie हाइपोथेसिस। उम्मीद है आपको ये de Broglie का जो ड्यूअल नेचर ऑफ ड्यूअलिटी है, जिसने उसको इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक स्ट्रक्चर के ज़रिए बता दी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको समझ में आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।